हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स को, जहाँ पे हमने देखा कि गवर्नमेंट बजट जो है उसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। गवर्नमेंट बजट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि उसके अंदर दो डिफरेंट टाइप और दो डिफरेंट पार्ट्स को इंक्लूड किया जाता है गवर्नमेंट के। एक होता है रेवेन्यू बजट और दूसरा था हमारा कैपिटल बजट, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू बजट का मतलब था ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट का ट्रांजैक्शन कह सकते हो आप, जो गवर्नमेंट इकोनॉमी से रिसीव कर रहे हैं, इकोनॉमी पे खर्च कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट को रेगुलरली बेसिस पे हो रहा है, वो रेवेन्यू बजट है। और जो वन टाइम के लिए हो रहा है या कह सकते हो कभी कभी के लिए हो रहा है, वो कैपिटल बजट के अंदर आता है, जिसके अंदर फर्दर उनके भी दो सब हेड्स थे। और एक था आपका रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू बजट का पार्ट, एंड कैपिटल बजट का पार्ट था कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। देन एक और टॉपिक हमने कंटिन्यू करा था विच वाज द बजट रिसीट, जहाँ पे मैंने आपको बताया था, मैं ये लिखती चली जाती हूँ सो दैट कि आपको एक आइडिया लगता जाए कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया है और आपका रिवीजन भी हो जाए साथ साथ में। तो बजट रिसीट हमने डिस्कस किया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट को एक साल के अंदर, एक फिस्कल ईयर के अंदर जो टोटल पैसा रिसीव होता है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, उसको हम बजट रिसीट कहते थे, याद है। और बजट रिसीट के अंदर जो गवर्नमेंट को वेरियस सोर्सेज से पैसा मिलता है, उस तमाम सोर्सेज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। एक था रेवेन्यू रिसीट और अगला था आपका कैपिटल रिसीट। तो मैं यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट ही लेके चलूंगी, कैपिटल रिसीट को फिलहाल यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि आज हम रेवेन्यू रिसीट पहले खत्म करेंगे, फिर कैपिटल रिसीट पे चलेंगे। तो ये था आपका पहला सोर्स, कह सकते हैं पहला सोर्स ऑफ बजट रिसीट, विच वॉज द रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या था, तो ये आपको बताया हुआ है। ये हम एक ज़रा क्विक रिवीजन करेंगे कि रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या हो गया। तो रेवेन्यू रिसीट का मतलब हो गया कि अ रिसीट, कोई भी पैसा, रेवेन्यू रिसीट कब होगा, वो पैसा रेवेन्यू रिसीट कब कहलाएगा, जब वो पैसा ऐसा हो जो कि ना ही क्रिएट करे किसी भी तरह की लाइबिलिटी, नॉर नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, उसको हम रेवेन्यू रिसीट कह रहे थे, याद है। रेवेन्यू रिसीट रेफर्स टू द मनी रिसीट विच neither create any liability nor reduce nor cause of reduction in asset of the government, which is called revenue receipt। ठीक है, अब इस तरह से गवर्नमेंट को जो पैसा मिलता है रेवेन्यू रिसीट के तौर पर, जो गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, उसके फर्दर कितने सोर्सेस थे, तो वैसे तो बहुत सारे सोर्सेस हैं, बट हम उन तमाम सोर्सेस को दो कैटेगरीज में बांट रहे थे। एक था टैक्स रेवेन्यू और अगला था नॉन टैक्स रेवेन्यू। हम लोग आज के क्लास में इन्हीं दो मेन टॉपिक को कवर करेंगे, टैक्स रेवेन्यू को और नॉन टैक्स रेवेन्यू को, वन बाय वन करके शुरू करेंगे। और सबसे पहले जानते हैं ये टैक्स रेवेन्यू हम किसे कहते हैं, और फिर हम टैक्स रेवेन्यू के अंदर क्या क्या टर्म्स इंक्लूडेड हो सकते हैं उनकी चर्चा भी करेंगे साथ साथ में। सो टैक्स रेवेन्यू का मतलब हो गया, सिंपल है टैक्स रहने दीजिए, रेवेन्यू देखिए। तो रेवेन्यू का मतलब पैसा जो रिसीव हो रहा है रेगुलर, ओके। टैक्स वर्ड है, तो टैक्स के बारे में हम क्या जानते हैं कि टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जो कि पब्लिक को करना पड़ता है टू दी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस लोगों पर इम्पोज करती है, लगाती है पब्लिक पर, और पब्लिक को वो टैक्स कंपल्सरी तौर पर सरकार को देना पड़ता है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड टैक्स। अब टैक्सेस के रूप में चूंकि सरकार लगा रही है लोगों पर, लोग पैसा किसको दे रहे हैं, सरकार को,
और सरकार पैसा रिसीव कर रही है, तो टैक्सेस के रूप में गवर्नमेंट को जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव हुआ, जो टोटल पैसा उनको रिसीव हुआ, उसी को हम टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू द सम, इट रेफर्स टू सम ऑफ, सम लिखा है तो टोटल लिखने की जरूरत नहीं साथ में, तो इट रेफर्स टू द सम, और यू कैन से इट रेफर्स टू द टोटल मनी, ठीक है, टोटल मनी और रिसीट, या तो मनी बुलाएं या तो आप रिसीट बुलाएं, फ्रॉम, वो सारा पैसा जो गवर्नमेंट को मिल रहा है टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज। सरकार और भी वेरियस टाइप ऑफ ड्यूटीज इम्पोज करती है ऑन अ पब्लिक। सो जितने भी टैक्सेस हो गए, अदर ड्यूटीज हो गए जो कि गवर्नमेंट इम्पोज कर रही होती है, इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट, आप लिख ही दीजिए, इसको मेंशन कर दीजिए, इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन पब्लिक, ठीक है। सो यहाँ पे आपका टैक्स रेवेन्यू का मीनिंग कंप्लीट होगा। व्हाट इज टैक्स रेवेन्यू? सो टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू, इट रेफर्स टू द सम ऑफ या सम टोटल ऑफ, ऐसे करो, टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू द टोटल मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट from the taxes and other duties which are imposed by the government on public, जिसको आप ऐसे और सिंपल तरीके से अपने तरीके से जैसे मर्जी है वैसे डिफाइन करें। It refers to the sum total of receipt from taxes and other duties imposed by the government is called tax revenue। टैक्स जो होता है, मैंने आपको बताया कि जो टैक्स है ये एक तरह का, ये टैक्सेस हैं और अदर ड्यूटीज़ जो हैं ये एक तरह के कंपलसरी पेमेंट है, कंपलसरी है, जिन पे लग रहा है उनको करना ही पड़ेगा, ठीक है, कंपलसरी पेमेंट है और यूजुअली सब पे लगाया ही जाता है, तो आप कह सकते हो कि इट इज़ अ कंपलसरी पेमेंट फॉर ऑल। कोई भी जो है जिस पे लगाया गया है वो इसको चुकाने से, इसको पे करने से मना नहीं कर सकता है। नो वन कैन रिफ्यूज टू पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, ओके, बिकॉज गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जा रहा है तो इसके थोड़े से रूल्स रेगुलेशंस हार्ड हैं, आपको ये पे करना पड़ेगा। सो इसको आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ टैक्स जो होता है वो गवर्नमेंट लेते क्यों हैं, क्यों गवर्नमेंट लोगों पर टैक्सेस लगा रहे हैं और पैसा ले रहे हैं, तो टैक्सेस के रूप में पैसा रिसीव करने का जो ओनली पर्पस आप कह सकते हो या जो सोल पर्पस आप कह सकते हो वो होता है कि गवर्नमेंट पहले टैक्सेस लगाते हैं लोगों पे और फिर पैसा रिसीव करते हैं और उन्हीं पैसों को गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर और पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स के ऊपर खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं। तो क्योंकि गवर्नमेंट का काम है लोगों का कल्याण करना, गरीबों की गरीबी दूर करना, अशिक्षा को शिक्षा प्रदान करना, सो इस तरह के वो वेलफेयर रिलेटेड, कल्याण संबंधित कई तरह की एक्टिविटीज़ परस्यू करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा सरकार के पास? तो वही पैसा सरकार लोगों से लेती है और दूसरे लोगों पर खर्च करती है। अच्छा, टैक्स जो पेयर होता है, मान लीजिए कि सरकार ने मुझ पे टैक्स लगाया है और मुझे पता है कि मुझसे पैसा लिया है सरकार ने तो वो लोगों पर ही खर्च करने के लिए उन्होंने लिया है, तो लेकिन इसका क्या रिलेशन है ज़रा समझेंगे कि ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली एक्सपेक्ट करूँगी कि मुझसे टैक्स वसूला गया है तो मुझे ही उसका बेनिफिट मिलेगा। ये कोई कंपल्शन नहीं है। गवर्नमेंट मुझसे टैक्स लेके किसी दूसरे लोगों पर पैसा खर्च कर सकती है और यही मेन फंक्शन भी है, सरकार इसी तरह से काम भी करती है। सो टैक्सेस के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को ज़रूर पता होनी चाहिए कि डायरेक्ट इस पे टैक्स पेयर जो है वो डायरेक्टली बेनिफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि मैंने टैक्स दिया है तो मुझे ही इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। सो दीज आर ऑल अबाउट द टैक्सेस, ओके। तो टैक्स रेवेन्यू का मतलब पता लग गया एंड टैक्सेस के बारे में पता लग गया। अब ज़रा सा इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटाते हैं और
बात करते हैं कि जो टैक्सेस हैं या जो ये टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज़ की बात हमने यहाँ पे करी है, ये कितने टाइप का हो सकता है। तो टैक्सेस एंड जो अदर ड्यूटीज़ है ये भी वेरियस टाइप के होते हैं, ठीक है। लेकिन उन तमाम वेरियस टाइप को हम अगेन अपने सिंप्लिसिटी के लिए, आसानी से समझने के लिए, उनको हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं। सो ऑल द टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज which are imposed by the government on public can be categorized into two parts, into two heads. The first is direct taxes and the second is indirect taxes. ध्यान देती जाइएगा कि कैसे कैसे हमने इनको डिवाइड करा हुआ है, किसके अंदर क्या आ रहा है, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट से शुरू किया था, बजट रिसीट से शुरू किया था, रेवेन्यू रिसीट पर आ गए। रेवेन्यू रिसीट को डिफाइन करते हुए पता लगा कि ये भाई इसके अंदर तो हम उन पैसों की बातें कर रहे हैं जो कि लाइबिलिटी नहीं बना रहा, एसेट नहीं घटा रहा, और इस तरह से पैसे प्राप्त करने के दो सोर्सेज होते हैं, टैक्स रेवेन्यू होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। और टैक्स रेवेन्यू के अंदर बात कर रहे हैं कि टैक्सेस के रूप में गवर्नमेंट को जो भी पैसा मिल रहा है दैट इज कॉल्ड टैक्स रेवेन्यू, जो सम टोटल होता है। एंड टैक्सेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने जानी, और अब जानते हैं कि टैक्स रेवेन्यू के अंदर मेन कितने तरीके से गवर्नमेंट पैसा रिसीव कर सकती है, या कहो कि टैक्सेस के रूप में सरकार कितने तरह से पैसे प्राप्त करती है। तो इकोनॉमी के लोगों पे गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगाती है, उन टैक्सेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। एक है डायरेक्ट टैक्सेस, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ज़रा समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं। तो जैसा कि नाम से आप पहचान रहे हो, डायरेक्ट टैक्सेस मतलब क्लियर है, ये टैक्सेस डायरेक्टली इम्पोज किया जाता है। दोज टैक्सेस विच आर डायरेक्टली इम्पोज्ड कौन कर रहा है? तो सरकार कर रहे हैं। तो इम्पोज बाय गवर्नमेंट किस पे हो रहा है भाई? तो पब्लिक पे हो रहा है। तो वो टैक्सेस जो डायरेक्टली लोगों पर लगाया जाता है उसको डायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। लेकिन ये तो नाम से ही पता लग रहा है, इसको और कैसे प्रॉपरली हम डिफाइन कर सकते हैं। और चूंकि अब हम क्लास 12th में हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ चुके हैं, तो हमें प्रॉपर वे में पता होने चाहिए टर्म्स को कि कैसे हम उनको एक्सप्लेन करें। सो डायरेक्ट टैक्सेस को आप एक्सप्लेन करोगे कि ये आपके वो टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस, इसके अंदर भी बहुत सारे टैक्सेस आते हैं, इसलिए हम यहां पे टर्म यूज करें दोज टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड ऑन, जो कि लगाया जाता है किस पे? तो इम्पोज्ड ऑन एन इंडिविजुअल्स पे लगाया जाता है, साथ ही साथ कंपनीज पर लगाया जाता है। वो टैक्सेस जो इंडिविजुअल्स पे लगाया जाए, कंपनीज पे लगाया जाए, उनको डायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। बात अभी भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि अगर इंडिविजुअल पर लग रहा है, कंपनी पे लग रहा है, तो क्या इंडिविजुअल मतलब मुझ पे लगाया जा रहा है। मुझ पे किस पे? मेरे सांस लेने पे टैक्स लग रहा है? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इंडिविजुअल और कंपनीज के इनकम और प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो भी संपत्ति है, जो भी आय है, एक व्यक्ति जो भी पैसा अर्न कर रहा है, एक व्यक्ति के पास जितनी संपत्ति है, कंपनी के जो भी इनकम हो रहे हैं, कंपनी का जो भी संपत्ति है, तो इनकम और प्रॉपर्टी पर जो टैक्सेस इम्पोज किया जाता है, किसके इनकम पर, किसकी प्रॉपर्टी पर? तो इंडिविजुअल के इनकम और कंपनीज के इनकम। सिमिलरली इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज के इनकम एंड प्रॉपर्टीज पर जो पैसा, जो टैक्स इम्पोज किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, सच टैक्सेस आर कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेस। इसका मीनिंग यही है, आपको यही जानना है, यही याद रखना है। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्स होते हैं जो इंडिविजुअल पर लगते हैं, कंपनीज पर लगते हैं,
और उनके इनकम और प्रॉपर्टीज पर लगते हैं। अब सवाल है कि इसका नाम डायरेक्ट टैक्सेस क्यों है, या इसका डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ। तो डायरेक्ट टैक्स बोलने का मतलब हुआ कि ये वो टैक्सेस होते हैं जिसके बर्डन को, इस टैक्स के बर्डन को कोई भी व्यक्ति इग्नोर नहीं कर सकता है। ठीक है, इग्नोर नहीं कर सकता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि इस टैक्स के बर्डन को शिफ्ट नहीं किया जा सकता है ऑन अदर्स। अगर मुझ पर ये टैक्स लगाया गया है, लेट्स सपोज मुझ पे टैक्स लग रहा है, मेरे इनकम पर टैक्स लग रहा है, तो वो टैक्स को मैं किसी भी दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कर सकती कि मुझ पे लगा है टैक्स तो मैं ना दे करके मेरे फादर टैक्स पे कर देंगे, या मैं ना दे करके मेरे हस्बैंड टैक्स पे कर देंगे। तो ये मैं शिफ्ट नहीं कर सकती, या मेरा कोई फ्रेंड टैक्स दे दे, या मेरी कोई फ्रेंड टैक्स दे दे, या मैं कहूँ कि नहीं मेरे पे टैक्स लगा है तो मैं नहीं दूंगी, मेरे स्टूडेंट्स टैक्स पे कर देंगे, ये नहीं कर सकती मैं। सो इस तरह के टैक्स को इसीलिए हम डायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। ओके, सो डायरेक्ट टैक्स का मतलब हो गया कि जो टैक्स जिस पर लगा उसी को चुकाना पड़ेगा। ही और शी कैन नॉट शिफ्ट द बर्डन ऑफ टैक्सेस ऑन दी अदर्स। दैट इज वाई इस तरह के टैक्सेस को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, क्योंकि इस टैक्स में जो टैक्स का बर्डन होता है वो, और टैक्स को चुकाना जिसको पड़ता है वो दोनों व्यक्ति सेम होता है, वो अलग अलग नहीं हो सकता। ठीक है, अब जो बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। एक और ज़रूरी बात अबाउट द डायरेक्ट टैक्स, तो इंडिया में जो भी डायरेक्ट टैक्सेस का सिस्टम है वो कैसा है। तो इंडियन इकोनॉमी में डायरेक्ट टैक्सेस का सिस्टम है प्रोग्रेसिव। ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम को फॉलो किया जाता है इंडियन इकोनॉमी में, वाइल इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन पब्लिक। लोगों पर टैक्स लगाते समय सरकार किस तरह के सिस्टम को फॉलो करती है, खासकर डायरेक्ट टैक्स के केस में। तो इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट यूज करती है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम को। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का मतलब होता है कि जब सरकार टैक्स लगाए और ये देख कर लगाए कि जिसके पास जितना ज़्यादा इनकम है उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा टैक्स लगेगा, और जिसके पास कम है इनकम उसके ऊपर टैक्स भी कम लगे, तो इसी सिस्टम को प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहते हैं, जो इनकम के केस में भी है और धन संपत्ति के केस में भी है। आप देखते होंगे जो लोग सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग हैं, कोई बहुत ज़्यादा रिच हैं, कुछ लोग आपको मिलेंगे जो इकोनॉमिकली बहुत पुअर हैं, तो आप देखोगे कि जो रिच पीपल हैं उनको टैक्सेस ज़्यादा पे करना पड़ता है। अगर उनके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है, प्रॉपर्टी एज इन उनके पास ज़मीन, लैंड होल्डिंग्स उनके पास ज़्यादा है, उनका इनकम ज़्यादा है, तो उनको टैक्सेस भी ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका इनकम कम है, तो उसके ऊपर टैक्सेस का इम्पोजिशन भी कम होता है। सो सच सिस्टम इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, और इसको इंडियन इकोनॉमी में फॉलो किया जाता है। क्यों? इसके पीछे भी आप बात समझोगे कि गवर्नमेंट ने आखिर इस सिस्टम को क्यों फॉलो किया है। तो इस सिस्टम को फॉलो करने के पीछे का पर्पस है इंडियन इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर को बढ़ाना। सरकार सामाजिक कल्याण बढ़ाने के लिए इस सिस्टम को फॉलो करती है, ताकि अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाए, जिनके पास ज़्यादा पैसा है उससे ज़्यादा टैक्स वसूले, और जिनके पास कम है उनसे कम वसूल कर एक बैलेंस जो है, एक जो इनइक्वालिटी है इनकम और वेल्थ की, उसको सरकार घटाती है। और ये तमाम काम सरकार अपने अपने बजट के थ्रू करती है, और बजट में वो टैक्सेस को इंक्लूड करती है। सो इसी के साथ डायरेक्ट टैक्सेस का जो मीनिंग वगैरह था वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। और एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें कि डायरेक्ट टैक्सेस के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन से टैक्सेस आते हैं, तो इसके अंदर आपके टैक्सेस आ जाते हैं मेनली, मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। इसके अंदर आपका आ जाएगा इनकम टैक्स, सबसे इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसके अंदर आपका आ जाएगा वेल्थ टैक्स बोलो या वेल्थ ड्यूटी बोल सकते हैं आप। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स जिसको आप कहते हो, जैसे होल्डिंग टैक्स आपके पेरेंट्स पे करते हैं। आपको नहीं आइडिया होगा तो आप ज़रूर पूछोगे, जिसके पास जितनी ज़्यादा लैंड होल्डिंग्स है उसको उतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो हो गया इसके अंदर। उसके अलावा डेथ ड्यूटी वगैरह है,
तो डेथ ड्यूटी भी इज़ अ काइंड ऑफ टैक्स ही हुआ, जो कि रिच पीपल जो है सोसाइटी के, उनके प्रॉपर्टी पर अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके प्रॉपर्टीज़ पर गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस लगाते हैं और वो टैक्सेस उनको डायरेक्टली पे करना पड़ता है। आप कहोगे कि जो मर गए हैं वो कैसे पे करेंगे, तो इट्स वेरी बट ऑब्वियस है कि जो लोग अब नहीं रहे तो उनके जो भी लीगल वारिस होंगे उनके द्वारा वो टैक्स का वहन या टैक्स को चुकाया जाएगा। इसके साथ हमारा डायरेक्ट टैक्सेस जो है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ मूव ऑन टू द इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स हम किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें एंड देन उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे और फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। जैसे कि सबसे पहले जाने तो इनडायरेक्ट टैक्सेस होता क्या है, तो नाम से पता लग रहा है these are those taxes which are indirectly imposed। ये वो टैक्सेस है जो इनडायरेक्ट इम्पोज किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, किसके ऊपर, पब्लिक के ऊपर। टैक्सेस तो पब्लिक के ऊपर ही लगता है, डायरेक्ट वो था जो डायरेक्टली लग रहा था, इनडायरेक्ट वो है जो इनडायरेक्टली लग रहा है। ओके, अब इनडायरेक्टली लग रहा है मतलब क्या, कैसे लग रहा है, किस पे लग रहा है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके वो टैक्सेस हो जाते हैं जो कि, इसको आप कैसे डिफाइन करो, तो डिफाइन करो दोज टैक्सेस विच आर imposed on goods and services। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज पर जो टैक्स लगता है, वस्तु और सेवाओं पर जो कर लगाया जाता है, उस टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स बुलाते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ठीक है, जैसे डायरेक्ट टैक्सेस में मैंने क्या कहा कि वो टैक्सेस जो कि इंडिविजुअल्स और कंपनीज के इनकम और प्रॉपर्टी पे लग रहा है। सिमिलरली इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है, वस्तु और सेवाओं पे लगाया जाता है। अब आपको इनडायरेक्ट का मतलब जो है वो होपफुली समझ में आएगा कि क्यों इसको हम इनडायरेक्ट कह रहे हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस वस्तु और सेवाओं पे लग रहा है और जो व्यक्ति इसको खरीदेगा उसको चुकाना पड़ेगा ये टैक्स, तो इसलिए इसको आप कह सकते हो कि ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं लोगों पर लग रहा है। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया है कि डायरेक्ट टैक्सेस में होता क्या है कि जो टैक्स का बर्डन है, जो टैक्स का बोझ है, उसको जिस पर लगाया गया है उस व्यक्ति के द्वारा किसी भी दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। जो बर्डन है दैट can't be shifted on the others। बट आप देखोगे इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इस टैक्स का जो बर्डन है उसको इजीली शिफ्ट कर दिया जाता है, कैन बी शिफ्टेड ऑन अदर्स, एंड दिस इज द रीजन why such taxes are called indirect taxes। क्यों आखिर हम इनको indirect taxes बुलाते हैं, because indirect taxes में आप देखोगे कि जिस पर लगाया गया है, और ये कैसे होता है इस बात को भी समझेंगे। indirect taxes आपके goods and services पे लग रहा है। अब goods and services पे ये impose हो रहा है तो जिसने बनाया है कायदे से ये टैक्स उस पर लग रहा है, जैसे यानी कि प्रोड्यूसर पर लग रहा है। लेकिन प्रोड्यूसर क्या कर रहा है कि प्रोड्यूसर बड़ी चालाकी से उस टैक्स को जो कि उस पे लगाया गया है वो वस्तु और सेवाओं की कीमत में उसको शामिल करके, उसको इंक्लूड करके कंज्यूमर से वसूलते हैं, उन कंज्यूमर से वसूलते हैं जो कंज्यूमर्स उन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं। सो यहाँ पर टैक्स के बर्डन को बड़ी ही आसानी से प्रोड्यूसर्स के द्वारा कंज्यूमर्स पर शिफ्ट किया जाता है और इसीलिए इस तरह के टैक्सेस को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इस टैक्स में आप देखोगे कि ये टैक्सेस जो हैं इसका बर्डन जिस पर डाला गया है उस व्यक्ति, वो व्यक्ति और जो व्यक्ति इस टैक्स को चुका रहा है, ये दोनों व्यक्ति अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। जैसे कि डायरेक्ट टैक्सेस में मैंने आपको अभी अभी बताया कि इन सच टैक्स, इन डायरेक्ट टैक्स में
जिस व्यक्ति पर टैक्स इम्पोज किया गया है और जो चुका रहा है वो दोनों व्यक्ति एक ही होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप देखोगे कि ये दोनों व्यक्ति जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं और मोस्ट ऑफ केसेस में अलग अलग ही होते हैं। सबसे ज़रूरी बात है कि डायरेक्ट टैक्सेस को अवॉइड नहीं किया जा सकता। मैंने कहा अगर मेरे इनकम पर टैक्स लगाया गया है तो मुझे ही चुकाना पड़ेगा, मैं इसके बोझ को आपके ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकती। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस के केस में इफ़ आई विल बी द प्रोड्यूसर, अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ और होती, तो अगर मुझ पर टैक्स लगाया गया है यानी मैं जो वस्तु और सेवाओं का निर्माण कर रही हूँ उस पर लगाया गया है, तो उसको जो खरीदेगा मैं उसके ऊपर टैक्स के बर्डन को शिफ्ट कर सकती हूँ। सो सच टैक्सेस कैन बी शिफ्टेड ऑन दी अदर्स बट डायरेक्ट टैक्सेस कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन दी अदर्स। अब बात कर लें कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे डायरेक्ट टैक्सेस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक उसी तरह इनडायरेक्ट टैक्सेस के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो इंडिया में पहले बहुत ही वैरायटी के इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, लेकिन बाद में तमाम टैक्सेस को चेंज करके एक सिंगल टैक्स बना दिया गया जिसका नाम आप सब जानते हैं, विच इज़ कॉल्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम शॉर्ट में GST कहते हैं। उसी तरह से आप और भी टैक्सेस के नाम देखोगे, जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको शॉर्ट में कहते हैं VAT, जो कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा गुड्स पर लगाया जाता है। जब गुड्स वन स्टेट टू अनदर स्टेट मूव करते हैं तो उनके वैल्यूज़ पर टैक्स लगाते हैं। आफ्टर दैट और भी कई तरह के टैक्सेस हैं, जैसे कि कस्टम ड्यूटी हो गया आपका। ये वो टैक्सेस हैं जब गुड्स एंड सर्विसेज वन कंट्री टू अनदर कंट्री मूव करता है वाया शिप, ठीक है, तो उस पर टैक्स जब लगाती है देश की सरकार तो उसको हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं। कहीं ना कहीं ये गुड्स एंड सर्विसेज पर ही लग रहा है, इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कह रहे हैं। आफ्टर दैट आप देखोगे एक्साइज ड्यूटी के तौर पर भी टैक्सेस जो हैं वो लगाए जाते हैं वस्तु और सेवाओं पर, और ये भी गुड्स एंड सर्विसेज पर ही लगने वाला टैक्स है। when a good and service moves from one country to another country via any means of communication, any means of transportation, तो उसको हम indirect taxes बुलाते हैं। So ये कुछ examples हो गए आपके indirect taxes के, और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे indirect और direct taxes के बारे में जो बातें कर रहे थे वो कंप्लीट होता है। मैं आपको टैक्स रेवेन्यू एक्सप्लेन कर रही थी कि टैक्सेस के रूप में सरकार को जो टोटल पैसा रिसीव होता है वो टैक्स रेवेन्यू कहलाता है। और टैक्सेस के क्या नेचर है, टैक्सेस के कितने टाइप हैं, मेन 2 टाइप हैं। डायरेक्ट टैक्सेस किसे कहते हैं और उसका क्या बिहेवियर है, इनडायरेक्ट टैक्सेस किसे कहते हैं और उसका क्या नेचर है, और दोनों के एग्जाम्पल्स। एक बात और रह गई है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या सिस्टम है। जैसे डायरेक्ट टैक्सेस तो प्रोग्रेसिव सिस्टम को फॉलो करता है इन द इंडियन इकोनॉमी। इन द इंडियन इकोनॉमी इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम के तहत लगाया जाता है। प्रोपोर्शनल इज कॉल्ड समानुपातिक। अब ध्यान दोगे तो तमाम गुड्स एंड सर्विसेज पर इक्वल तरीके से टैक्स लगाया गया। लेट्स सपोज दिस इज़ अ प्रोडक्ट और इस पे इसकी कीमत सपोज 30 रुपये है, तो जो 30 रुपीज़ मैंने इसके लिए पे किए हैं उस 30 रुपीज़ में इसका दाम भी है, इस वस्तु की कीमत भी है, और इसके ऊपर सरकार के द्वारा इसके प्रोड्यूसर पर जो टैक्स लगाया गया होगा वो भी मैंने ही चुकाए। क्योंकि मैं आपको बता ही रही हूँ कि वस्तु और सेवाओं पर जो कर लगता है उसको आसानी से दूसरों पर शिफ्ट किया जा सकता है, तो इसके प्रोड्यूसर ने मुझ पे शिफ्ट कर दिया और मैंने इसको चुकाया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अगर इस मार्कर को जो भी व्यक्ति परचेज करेगा उस व्यक्ति को इसकी वही कीमत चुकानी पड़ेगी जो मैंने चुकाया। तो अगर आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पर गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगने वाले कर के रूप में समान ही रूप से टैक्सेस का इम्पोजिशन किया जाता है। बिस्किट का पैकेट है, अगर अमीर खरीदेगा तो भी उसको वही कीमत चुकानी पड़ेगी जो कि गरीब जब खरीदेगा तब वो चुकाएगा। तो कहीं ना कहीं समान रूप से लग रहा है, तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम,
और डायरेक्ट टैक्स का सिस्टम याद रखिएगा, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम होता है ये। इसके साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ओवर हो रहा है। मैंने आपको टैक्स रेवेन्यू जो है वो एक्सप्लेन कर दिए हैं, काफ़ी डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है। आपसे समटाइम्स डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के, तो आप वो पॉइंट वाइज इसको ज़रूर एक बार अपने से कवर कर लोगे। एंड यहाँ पे आज की क्लास को हम इस टॉपिक को डिस्कस करके कंप्लीट करेंगे, फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम रेवेन्यू रिसीट के दूसरे सोर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि होगा नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो मैंने यहाँ से रब किया था, मैंने लिखा हुआ था वहाँ पे। पहला आपका टैक्स रेवेन्यू था, दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू है। एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू को हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।